बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजब्रा में आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ना है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, फिर इसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके रेलेवेंट कुछ थ्योरम्स करेंगे कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, then the set of vectors v1 v2 vn is said to be linearly dependent if there are scalars alpha 1 alpha 2 alpha n such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha n vn is equal to 0 implies that not all alphas are 0। यानी आपने अगर ये साबित करना है कि ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उतने ही आप स्केलर्स ले लेंगे जितने आपके पास वेक्टर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर यहाँ से ये इम्प्लाई हो जाए कि उनमें से कम से कम एक ऐसा अल्फ़ा ज़रूर है, यानी एक ऐसा स्केलर ज़रूर है जो 0 नहीं है, तो इस केस में वो जो वेक्टर्स होंगे जिनका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और इसको इक्वल टू 0 रखें और अगर उसके तमाम स्केलर्स 0 हो जाएं, तो इस केस में ये जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक कुछ एग्जांपल्स करता हूं ताकि इस डेफिनेशन को समझ सकें आपके इसके मुताबिक लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या हैं, उसके मुताबिक हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 बल्कि 3 वेक्टर्स ले लेता हूँ। मैं R3 में से 3 वेक्टर्स ले लेता हूँ। R3 में से लेट्स से कि वो वेक्टर्स हैं V1 V2 और V3। ये मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए। ये 3 वेक्टर्स R3 में से लिए हैं। सपोज़ कि V1 आपके पास है 1 0 0, V2 जो है वो आपके पास है 0 1 0 और V3 आप ले लें यहाँ पे आपसे कि आप करेंगे 0 0 1। ये 3 वेक्टर्स आपने ले लिए हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझाने के लिए एक आसान सी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अब इन तीनों वेक्टर्स के लिए मुझे कोई 3 स्केलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज़ कि मैं ये कहता हूँ वो 3 स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1, या अल्फ़ा बीटा और गैमा 3 स्केलर्स ले लेते हैं। यानी मैंने फील्ड के एलिमेंट ले लिए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँगा अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गैमा v3 और इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लगाता हूँ अल्फ़ा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 0 प्लस गैमा इंटू 0 0 1, इसको इक्वल टू 0 रखा। अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी आपके पास अल्फ़ा 0 0 आ जाएगा प्लस ये 0 बीटा 0 प्लस 0 0 और ये गैमा इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इस केस में अगर आप देखें कि इन तमाम जितने भी मैंने वेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनका सम इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी ये अल्फ़ा बीटा और गैमा की कोई ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे मैं पुट करूँ, अल्फ़ा और बीटा और गैमा की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी तब भी है जब आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गैमा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू बीटा और गैमा की वैल्यू 0 लगाएं। इसी केस में इसका सम 0 हो सकता है अगर आप इस पर गौर करें, अदरवाइज़ इसका सम 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैंने 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और 3 वेक्टर्स का जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये उसी वक्त 0 होगा जब अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों 0 होंगे, अदरवाइज़ ये 0 नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर रखते हैं, तो इनका सम 0 पॉसिबल ही नहीं है कि वो 0 हो। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स होंगे वो तीनों के तीनों क्या होंगे, वो लीनियरली
इंडिपेंडेंट होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, चलें इसी में से दो वेक्टर्स ले लेता हूँ 1 2 3, और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ R3 का, आप ये कह लेंगे 2 4 और 6, ये दो वेक्टर्स ले लेता हूँ। मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए मैं मतलब दो स्केलर्स लूँगा, या मुझे इस तरह देखना पड़ेगा कि अगर मैं गौर करूँ यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो वेक्टर है 2 4 6, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास u वेक्टर है, आपके पास ये v वेक्टर है, तो मैं u को लिख सकता हूँ u इज़ इक्वल टू 2v, ये मैं लिख सकता हूँ, यानी 2 इंटू 1 2 3। अगर आप इसको गौर करें 2 4 6, तो मैंने इस वेक्टर को u को लिखा इज़ इक्वल टू 2v। अब ये जो वेक्टर्स हैं 2 4 6, ये जो u वेक्टर है, आपने देखा कि इसको मैंने एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v लिख दिया, यानी इसका लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v लिख दिया, या मैं इसको यूँ लिखता हूँ u माइनस 2v इज़ इक्वल टू 0 करता हूँ। तो ये लीनियर कम्बिनेशन भी बना हुआ है, यानी 1 इंटू यू वैक्टर माइनस 2 इंटू वी इज़ इक्वल टू 0। आपके पास ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये दोनों आपके पास वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ से नज़र आ रहा है ना तो आपके पास 1 भी 0 नहीं है और -2 भी इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब है दोनों स्केलर ही नॉन ज़ीरो हैं। अब इनमें से अगर एक भी स्केलर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को अगर आप दोबारा गौर करें तो इसका वही मतलब है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं और इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते हैं और उनमें से अगर तमाम स्केलर्स जो हैं वो 0 हो, तो इसका मतलब है कि वो जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर उनमें से एक भी स्केलर नॉन ज़ीरो हो तो वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन बन जाए, या फिर आप ये कहें कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में आपके सामने बात की कि यहाँ पे देखें ये वो जो वेक्टर है ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v है, u को मैंने लिखा, लेकिन अब इस पर गौर करें तो ये वेक्टर इसका मल्टीपल भी है, स्केलर मल्टीपल भी है। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बन जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो भी उस डेफिनेशन को पूरा करते हैं जो मैंने डेफिनेशन में बात की कि जब उनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा जाता है तो उनमें से कम से कम एक ज़रूर ऐसा स्केलर है जो नॉन ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे अगर हमने बात की जो मैंने आपके पास 3 जो वेक्टर्स लिए थे R3 के, असल में ये बेसिस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जाके वहाँ इसको क्लियर करूँगा। अब मैंने ये तीनों वेक्टर्स लिए हैं, इन तीनों वेक्टर्स का मैंने लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखा, तो वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये तीनों का सम इक्वल टू 0, यानी ये वाला वेक्टर उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास ये तीनों 0 हों, अदरवाइज़ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है ये लीनियरली जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझने के लिए हम एक आधी एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, आपके पास ये 3 वेक्टर्स गिवन हैं v1 v2 एंड v3। क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। उसके लिए क्या करें आप, सिंपली अगर इस तरह आपने को 3 वेक्टर्स या इससे ज़्यादा वेक्टर्स मिल जाएं जिनको आपने चेक करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद जिस तरह आपने वेक्टर्स में 1 2 3 देखें, पहला वेक्टर आपने लिख लिया v1 v2 और v3 लिखा, इसके बाद ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 0 आपने लिखा ना। जैसे आपने वो इक्वेशन बनाई, यहाँ से इक्वेशन बन सकती हैं x + 4y + 2z इज़ इक्वल टू 0, 2x + 5y + z इज़ इक्वल टू 0, 3x + 6y + 0z इज़ इक्वल टू 0। तो फिर आप वहाँ से इक्वेशन से फिर आप ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आपने बना लिया
उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ पर अगर 1 है तो उसके नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके नीचे 0। तो जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब देखें, अगर आपके पास ये वाला इसको ये आपके एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे देखें एंड पे जाके देखें तो ये सारी की सारी रो 0 हो गई है। इसका मतलब है जब इसको दोबारा आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा x, या अगर आप इसको x1 y1 x1 x2 x3 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि x1 + 4x2 + 2x3 = 0 है। और यहाँ पे -3x2 -3x3 = 0। और जो तीसरा वेरिएबल है वहाँ पर आपके पास वो जो वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल बन जाता है। यहाँ पर x3 जो है, चूँकि ये सारी रो 0 हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पर चूँकि 3 बेसिक वेरिएबल थे और x3 जो है वो 0 मतलब फ्री वेरिएबल बन गया। जब आप उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह कन्वर्ट करें रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में और आपके पास एक फ्री वेरिएबल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स हैं सारे के सारे, ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। Hence v1, v2, v3 are linearly dependent। क्यों डिपेंडेंट हैं? Clearly x1 and x2 are basic variables and x3 is free। Each non-zero value of x3 determine a non-trivial solution। अच्छा, इसमें हर x3 की एक वैल्यू जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको देती है। आपको पता जब फ्री वेरिएबल आ जाए तो उसमें पुट कर देते हैं उसको किसी और x3 को, जैसे आप x3 को t कह लें तो बाकी सारे सोल्यूशन अब t की फॉर्म में आएंगे। x1 का भी सोल्यूशन t की फॉर्म में आएगा जब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, और x2 का भी सोल्यूशन t की फॉर्म में आएगा। x3 का सोल्यूशन तो मैंने यहाँ पे t कह दिया। अब t की हर वैल्यू के लिए आपको x1 और x2 की वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी ये डिपेंड इस पर करता है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये सारे वेक्टर आपके पास डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपने डिटरमिन वेदर द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपने क्या करना है, अब इसको Ax = 0 टू रो रिड्यूस दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको रो रिड्यूस में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, देखिए इसके साथ ये 0। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपने इंटरचेंज किया, फिर इसके नीचे 0 बनाना है, फिर ये वाले सारे 0 बनाने के बाद आपके पास ये जो रो रिड्यूस जो मैट्रिक्स आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियरली जो आपके पास x3 है, यहाँ पर आप देखें उसकी वैल्यू भी जो 0 आएगी। और फिर यहाँ पर x2 की वैल्यू भी आ रही है। कोई भी वेरिएबल फ्री नज़र नहीं आ रहा। एट दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर दैट देयर आर 3 बेसिक वेरिएबल्स एंड नो फ्री वेरिएबल। जब आपको एक भी नो फ्री वेरिएबल ना मिले तो इस केस में ये जो गिवन वेक्टर्स होते हैं जिनको हमने इस तरह लिखा हुआ होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप वेक्टर्स को इस तरह शो करवा सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और दूसरी जो बात है वो आप ये भी देखें कि अगर इसको ग्राफिकली आप देखते हैं तो जो वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ग्राफिकली अगर आप चेक करते हैं तो वो अगर दो वेक्टर्स अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर दो वेक्टर्स मुख्तलिफ लाइंस के ऊपर लाई करते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे कुछ मतलब इसके जो हैं वो लिखे, क्या कहते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। आपके पास ये v1 और v2 दो वेक्टर्स गिवन हैं, इसको चेक करना है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप इसको गौर से देखें ना, v2 को मैं मल्टीपल ऑफ v1 लिख सकता हूँ, यानी v2 = 2v1 लिख सकता हूँ। अब v1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो v2 आ जाता है। तो जब अगर आपके पास एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो तो वो वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। और आपको पता है कि ये एक ही लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई स्केलर मल्टीपल है तो वो लाजमी तौर पर किसी एक लाइन के ऊपर जो है ना वो लाई करेंगे। इसी तरह अगर मैं इसको देखता हूँ 3, 2 और 6, 2 को देखता हूँ तो यहाँ पर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे का लीनियर कम्बिनेशन या एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल के तौर पर नहीं लिख सकते। तो इस केस में जो वेक्टर्स होंगे वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जब इनका लीनियर कम्बिनेशन = 0 रखेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि वो दोनों जो हैं वो स्केलर्स 0 आने चाहिए। देखिए नोटिस
that V2 is a multiple of V1, namely V2 is equal to 2V1, hence minus 2V1 plus V2 is equal to 0। अब इसको उठा के इस साइड पे लेके आते हैं तो minus 2V1 plus V2 is equal to 0, which shows that V1 V2 is linearly dependent। V1 and V2 are certainly not multiple of one another। अब V1 और V2 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं हैं, कुड दे भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं या लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करें, कोई दो स्केलर्स ले लें, C और D, आपने दो स्केलर ले लिए, उनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा। इफ़ C इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन सॉल्व फॉर V1 इन टर्म ऑफ V2, नेमली V1 इज इक्वल टू माइनस D ओवर C V2। यहाँ पर भी ये जो अगर देखें ना, अगर आप ये कह रहे हैं C 0 नहीं है, अगर C 0 नहीं है तो इसका मतलब है हम V1 को की वैल्यू ये निकालेंगे माइनस D ओवर C V2। दिस इम्पॉसिबल बिकॉज V1 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ V2, सो C मस्ट बी 0। सिमिलरली D आल्सो बी 0। फिर इसका मतलब है ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर कम्बिनेशन पढ़ा था। लीनियर कम्बिनेशन में हमने किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा था, जिसकी एग्जांपल मैं दोबारा आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल थी ना, जिसमें आपके पास कुछ वेक्टर्स थे, 1 2 3 और ये 4 वेक्टर्स थे। तो इसमें हमने क्या करना था, किसी एक को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर एक्सप्रेस करना था। तो हमने कर लिया था, हमने V को एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U1 U2 और U3 किया था। यहाँ पे आप अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें तो हमने ये देखें ना, V को एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U1 U2 और U3 कर लिया था। तो जब हम किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, व्हेन अ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, देन फिर जो वेक्टर्स होंगे वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और अगर हम किसी एक वेक्टर को, अगर आपको पास 3 4 5 वेक्टर्स गिवन हैं और उनमें से आप किसी को भी बाकियों के लीनियरली कम्बिनेशन के तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है फिर वो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे।